हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ इस मजेदार सेशन में एक मजेदार कविता। इस कविता का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को और इसका जो कवि थे वह विनोद कुमार शुक्ल जी थे। ठीक दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में बिल्कुल ही शानदार तरीके से कवि परिचय को देख चुके हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आज हम लोग प्यारे नन्हे बेटे को, यह जो कविता शीर्षक है, इस कविता को समाप्त करने वाले हैं शानदार तरीके से। पहले तो कविता को पढ़ेंगे, ठीक, उसके बाद इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, वह भी अपने शब्दों में। ठीक दोस्तों, इससे होगा क्या, यहाँ जो हम आपको कविता के साथ साथ उसका अर्थ भी लिख चुके हैं, इससे होगा यह कि इसका जो व्याख्या है, इसका जो आपको लिखने के लिए बोलेगा भावार्थ, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं पे। ठीक, मैं ग्रामर सेशन जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब उसमें सब कुछ आपको बताऊंगा कि व्याख्या करने कैसे करना है, भावार्थ कैसे लिखना है, संक्षेपण कैसे लिखना है, सारांश कैसे लिखना है, यह सब चीज आपको बताने वाला हूं। बस धैर्य रखिए और कल्चरल क्लासेस के साथ बने रहिए अंत तक। ठीक दोस्तों, तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कविता को एंजॉय करते हैं। ये पहला पंक्ति है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। आइए इसका अर्थ क्या है हम लोग बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझेंगे। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, जिसमें कवि ने अपने बेटे को कंधे पर बैठाया है। क्या क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मतलब एक पिता है, ठीक, पिता क्या, कवि को ही मान लीजिए, कवि ने अपने नन्हे बेटे को अपने कंधे पर बैठाया और बेटा कहता है कि वह अब दादाजी से बड़ा हो गया। बेटा चिल्ला रहा है कि ऐसा नहीं होता है गांव घर में कि जब आपके पिताजी आपको, मान लीजिए आप ही हैं यहाँ पे, ठीक, और कभी अपने पिताजी को मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कि आप अपने पिताजी के कंधे पर बैठ गए। तो होता नहीं कि बचपन में जब आप छोटे थे तब ऐसा आपको कभी ना कहीं तो सुनने को मिला होगा कि आप ही बोलते होंगे कि देखिए मैं सबसे बड़ा हो गया, कंधे पर चढ़ गया, सब कुछ हमको फ्रेश दिख रहा है, ऊपर से सबका सबका छत दिख रहा है। ठीक, तो आप कह रहे होंगे उस टाइम, क्या कह रहे होंगे कि मैं अभी सबसे बड़ा हो गया, मैं अपने दादाजी से भी बड़ा हो गया। ठीक दोस्तों, यह सब चीज जो है आप कभी ना कभी सुने ही होंगे। तो इस कविता के जरिए हम लोग बचपन के ताज को, बचपन की याद को ताजा करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने बचपन में क्या क्या चीज किए थे। आइए वह सब चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं, बस बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है इस कविता के जरिए हम लोगों को। ठीक दोस्तों, आइए आगे कह रहा है कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है। यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल बिल्कुल ही शानदार तरीके से, अब तो यहाँ अपने बेटे को पहले कंधा पे बैठाया, उसके बेटा उसके कंधे पे बैठ के कह रहा है कि मैं अब दादाजी से भी बड़ा हो गया। लेकिन उसके साथ साथ आगे कविता को आगे बढ़ाते हुए विनोद कुमार शुक्ल ने यहाँ पे चर्चा किया है कि अब मैं अपनी बिटिया से पूछूंगा, यानी कि अपनी बेटी से पूछूंगा कि बताओ आसपास कहाँ लोहा है। तो उसकी बेटी बोलेगी कि चिमटा करकुल सिगड़ी समगी दरवाजे की सांकल कब्जे खिला दरवाजे में धसा हुआ वह बोलेगी झटपट। यानी कि विनोद कुमार शुक्ल अपने मन में सोच रहे हैं कि जब मैं यह सवाल अपने बिटिया से पूछूंगा कि बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है, तो उसके बेटी बोलेगी चिमटा करकुल सिगड़ी समगी दरवाजे की सांकल कब्जे खीला दरवाजे में जो धसा हुआ है वह झटपट, ऐसा सब कुछ बोलने वाली है। ठीक, तो चलिए अगर आप लोग यहाँ तक नहीं समझे तो आगे देखते हैं और अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे कवि प्यारी बिटिया से पूछता है, क्या पूछता है कि बताओ हमारे आसपास लोहा कहाँ है। तो बिटिया झटपट बोलेगी लोहा चिमटा है, करछुल लोहे की कहाड़ी, ठीक, कड़ाही, यानी कि कड़ाही मतलब वही लोहिया, ठीक ना। उसके बाद है ससरी दरवाजे की जंजीर और दरवाजे में लगे कब्जे में है, ठीक, लोहा दरवाजे में लगी मोटी काठी में है। ठीक दोस्तों, लोहा कहाँ का है, तो सिगड़ी दरवाजे की सांकल कब्जे में है, खीला दरवाजे में धसा हुआ है। ठीक दोस्तों, यह सब चीज जो है खीला यहाँ मिलता है, यानी कि लोहा यहाँ मिलता है। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कविता क्या रुख मोड़ती है। अब कह रहा है कि रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा तब
तना बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। अब वह थोड़ा रुक कर सोचेगी। विनोद कुमार शुक्ल जब अपने बेटी से पूछेगी कि बताओ आसपास लोहा कहाँ है, तब वह कुछ रुक कर कुछ सोच कर बोलेगी याद करके कि एक तार लोहे का लंबा वहां पे है जो लकड़ी के दो खंभों के बीच टंगा हुआ है, ताना हुआ है, बंधा हुआ है, बाहर में सूख रही है, जिस पर भैया की गीली कपड़े, चड्डी का मतलब गीली कपड़े, ठीक, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। ठीक दोस्तों, आइए अर्थ को समझते हैं। बिल्कुल ही शानदार तरीके से यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल जी ने समझाने की कोशिश की है कि कभी अपनी प्यारी बेटी से पूछता है कि आसपास लोहा कहाँ है, और वह कुछ सोचकर जवाब देती है कि लड़की की लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा तार लोहे का है, जिस पर नन्हे भाई के गीले कपड़े सूख रहे हैं, जिस पर नन्हे भाई के, नन्हे जो छोटा उसके घर पे जो नन्हा अभी अभी जो नवजात शिशु जन्म लिया है, उसका गीले कपड़े उस पर सूख रहे हैं। इसके अलावा सेफ्टी पिन और पूरी साइकिल लोहे की बनी है। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग यहाँ तक। सेफ्टी पिन भी जो है, सेफ्टी पिन समझ रहे हैं आप लोग, सेफ्टी पिन होता है एक तरह का पिन होता है लगाने वाला, जो सब खास तौर पर महिला अपनी जो है पल्लू सही करने में लगाती है। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए, साइकिल भी तो पूरा लोहे का है। उसका घर आंगन में आसपास दिखा और सब कुछ बताने लगी अपने पिताजी को वह लड़की। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर, जब देखेगी गली चौक चौराहे, यानी कि वहीं पर अपने घर में, कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि हरकत में उसकी तेजी होगी। और उसके पिताजी पूछेगा कि कहाँ कहाँ है, फटाफट से बताओ, कितनी जल्दी जान जाएगा वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक, आइए आप लोग अर्थ को समझते हैं हम लोग सब मिलके कि पुनः वह अपने आसपास ध्यान करेगी और सोचेगी वह शरीर से भले ही दुबली पतली हो, लेकिन वह सजग हो जाएगी कि नहीं, बाप रे बाप, और कहाँ पर है लोहा। वह बहुत जल्द जान लेती है कि आसपास लोहा कहाँ है। ठीक दोस्तों, आसपास अब देखने वाली है। चलिए आगे देखते हैं कविता क्या कहना चाह रहा है। कि अब कवि कह रहे हैं कि मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा कुदाली टंगिया बसूला खुरपी, उसके बाद पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों की गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। ठीक दोस्तों, अब उसकी जो बेटी है वह झटपट इधर उधर खोजने लगेगी। वह सोचेगी कि नहीं, और कहाँ कहाँ है लोहा का सामान। ठीक है, यानी कि लोहा कहाँ कहाँ है। तो आगे चल के क्या कह रहा है कवि साहब विनोद कुमार शुक्ल जी कि अब मैं उसको याद दिलाऊंगा कि लोहा कहाँ कहाँ है। मैं उसको सिखलाऊंगा बिटिया को। किसको सिखलाऊंगा? बिटिया को सिखलाऊंगा कि फावड़ा कुदाली टंगिया बसूला खुरपी, पास में खड़ी जो बैलगाड़ी है वो देखो, उसके चक्के का जो पट्टा है, और बैलों के गले में कांसे का घंटी के अंदर में जो लोहे की गोली लटक रही है वह भी तो लोहा है। आइए अर्थ को समझते हैं। यहाँ शानदार तरीके से कवि अपनी प्यारी बेटी को याद दिलाता है कि फावड़ा कुदाल टंगिया बसूला और खुरपी सब का सब जो है यह सब तो लोहा ही है। प्यारी बिटिया, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ध्यान दो। पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा और बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली, यह सब चीज तो लोहा ही है बिटिया। यह सब चीज याद दिला रहा है किसको? अपने बिटिया को। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की गिर्री, छत्ते की कारी डंडी और धमेला, हंसिया चाकू और भिलाई बलाडिया, जगह जगह लोहे की टीले। ठीक दोस्तों, अब उसकी मम्मी यानी कि लेखक की कवि की पत्नी और उस बच्ची की मम्मी उसको याद दिलाएगी कि जैसे समझाएगी बिटिया को कि बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री और छत्ते की कारी डंडी और घमेला। ठीक, उसके बाद हंसिया चाकू और भिलाई बलाडिया, जगह जगह लोहे की टीलें। ठीक, आइए अर्थ को समझते हैं कि पुनः लेखक की पत्नी याद दिलाती है, जैसे अपनी प्यारी बेटी को समझाती हो कि बाल्टी और सामने में कुएं में लगी लोहे की घिरनी, जिससे वह उन्हें होता है
चरखी टाइप का नहीं होता है जिससे कुएं से पानी उठाते हैं और वह लगातार लगातार वह सहायता होता है उसको बाल्टी को खींचने में, कुआं से पानी भरा हुआ बाल्टी को। ठीक वही कह रहा है कि लोहे की घिरनी जो कुएं में लगा हुआ है वह भी तो लोहा है, सामने जो बाल्टी रखा हुआ है वह भी तो लोहा है। अब पुनः लेखक की पत्नी याद दिलाती है अपनी बेटी को, एक माँ अपनी बेटी को याद दिलाती है, पहले तो पिताजी उसके बाद मम्मी। ठीक उसके बाद कह रहा है कि छाते की कारी डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू, सब यह सब का सब जो है लोहा ही है। भिलाई और बलाडिया में जगह जगह लोहे के टीले हैं। ठीक दोस्तों, भलाई और बलाडिया में जगह जगह लोहे की टीले हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कहना चाह रहा है कि इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि वह हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, वह हर आदमी जो मेहनत कश है और लोहा है, जो तबके अपने आप को प्रचुर मात्रा में सफल बना रहे हैं। आइए अर्थ को समझते हैं कि जिसमें कभी अपनी प्यारी बेटी से कहते हैं कि घर के वह सभी लोग मिलकर सोचेंगे कि एक साथ ढूंढेंगे और एक साथ ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। कभी को महसूस होता है कि लोहा कदम कदम पर व्याप्त है, कभी महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है वह सब का सब जो है लोहा है। ठीक दोस्तों, आप लोगों को तो पता होगा कि बिना तपे किसी का जो है दाम नहीं बढ़ता है, यानी कि बिना तपे एक लोहा को कोई दूसरा आकार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह जब तक कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति अगर परिश्रम नहीं करता है तब तक उसको जो है सफलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसलिए पढ़िए, मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना बड़ा आपको फल मिलेगा। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। कविता में कह रहा है कि हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, यानी कि अर्थ समझते हैं कि जिसमें कभी अपनी प्यारी बेटी को कहती है कि वह प्रत्येक औरत जो अत्याचार सह रही है, जो दुखों का बोझ उठा रही है, वह सब का सब जो है लोहा है। एक लोहा को देखिए, जब तक उसको तपाया जाता है भट्टी में, उसके बाद उसको कभी दबिया का, कभी हसुआ का, कभी अनेक प्रकार का, कभी चाकू का आकार दिया जाता है। कैसे? जब तक नहीं तपता है, जब तक नहीं उस पर अत्याचार होता है, तब तक वह दूसरा जो है रूप नहीं धारण करता है। इसी तरह जितनी सारी महिलाएं हैं, जब उस पर अत्याचार हो रहा है, वह सह रही है अत्याचार, लेकिन दुखों का बोझ उठा रही है, वह सब जो है लोहा है। लोहा की भांति यहाँ पर उसकी क्या दिया हुआ है? सब कुछ दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। कह रहे कि हर वो औरत दबी सताई है जो बोझ उठाने वाली लोहा है। ठीक समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। शायद कविता का अंतिम पंक्ति ये कह रहा है कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा, यानी कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का और लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। जो भी औरत दबी सताई है वह सब बोझ उठाने वाली लोहा ही है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आइए अर्थ को समझते हैं शानदार तरीके से। प्यारी बिटिया को पिता सोचता है कि उसका बेटा जल्द से बड़ा हो जाए और उसकी लड़की को प्यारा सा दुल्हा मिल जाए। प्यारी बिटिया का पिता सोचता है कि उसका बेटा जल्द से जल्द बड़ा हो जाए और उसकी लड़की को भी प्यारा सा दुल्हा मिल जाए जिसके साथ उसकी शादी हो सके। इस प्रकार कभी महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है वह सब लोहा है। जो सताई जा रही है जो महिला को, वह भी लोहा है। यानी कि परिश्रम का फल हर समय ही मीठा होता है। तपिए, अपने आप को तपाइए, जितना आप अभी मेहनत कीजिएगा उतना बड़ा आपको परिश्रम का फल मिलेगा। ठीक दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मेहनत का फल बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। जितना ज्यादा मेहनत उतनी बड़ी सफलता। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कविता बिल्कुल ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगर आप लोगों को
दिक्कत हो तो धैर्य रखिए, शानदार तरीके से पहले कविता को पढ़िए, फिर उसका अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल ने बिल्कुल ही शानदार तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है इस कविता के जरिए। बचपन का याद को जो है अभी यहाँ पे ताजा कर चुके हैं हम लोग कि कैसे हम लोग जो है एक लोहा को देखते हैं, किस तरह हम लोग आसपास अपने लोहा को देखते हैं। ठीक, और किस तरह एक बच्चा जो है अपने पिताजी के कंधे पे चढ़कर यह दर्शाता है कि वह अपने दादाजी से भी बड़ा हो जाता है। ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक भी इस वीडियो को देख चुके हैं तो उस वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक, तो आज हम लोगों ने बिल्कुल ही शानदार तरीके से प्यारे नन्हे बेटे को, यह जो कविता शीर्षक है, इसको समाप्त कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।